Good morning. My name is Meenu Dwivedi. I am lecturer in Mechanical Engineering Department in Government Polytechnic, Lucknow, and I welcome you all for today's discussion on hydraulic turbine, that is mainly Pelton turbine. तो सबसे पहले आते हैं कि हाइड्रोलिक टर्बाइंस क्या होते हैं. तो हाइड्रोलिक टर्बाइंस वो मशीन्स हैं जो वाटर की हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या फ्लूइड की हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. जनरली वाटर यूज़ किया जाता है, इसलिए वाटर की हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है वो मेनली फॉर्म में होती है प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और जो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है वो शाफ्ट के रोटेशन के टर्म में मिलती है. तो टरबाइन के शाफ्ट पे जनरेटर कपल्ड रहता है और जो जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है. तो ये हमारा है कैसे कन्वर्जन होता है हमारा हाइड्रोलिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में. अब हम देखते हैं कि एक जनरल लेआउट किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, ये एक जनरल लेआउट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का. तो कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के. तो सबसे मेन एलिमेंट है दैट इज़ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वाटर विद ए हाई स्टोर्ड एनर्जी या हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी. तो ये कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वाटर कोई भी लेक हो सकती है या कोई भी रिजर्वायर जो हाई एल्टीट्यूड पर हो या ऊंचाई पर स्थित हो, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल हम लोग रिजर्वायर बना सकते हैं रिवर पर डैम बना के. तो ऐसा ही ये आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, रिवर पे डैम बना हुआ है, ये डैम है. ये डैम बना के यहाँ पे पानी जो रिजर्वायर है, यहाँ पे इस साइड पे देखिए रिजर्वायर है, और रिजर्वायर के लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड रेस लेवल, और सिंपली हेड रेस. हेड रेस लेवल से रिजर्वायर से जो पानी है या वाटर है वो टरबाइन पर एक डक्ट के थ्रू जाता है. डक्ट, ये डक्ट है, एक पैसेज है जिसमें अंडर प्रेशर जो वाटर है वो टरबाइन पर जाता है, और इस डक्ट को, इस पैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक. तो ये हमारा क्या है, ये है पेन स्टॉक. पेन स्टॉक से वाटर कहाँ पे आता है, टरबाइन पर. टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट करती हैं और हमें जो मैकेनिकल पावर मिलती है वो शाफ्ट के रोटेशन के टर्म पे मिलती है. और एट द टॉप ऑफ द टरबाइन देखिए जनरेटर कपल्ड है, तो वो जो मैकेनिकल पावर है उसको वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है, और फिर पावर हाउस से बाहर ये इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाहर भेज दी जाती है. अब ये आता है कि जो पानी यहाँ पर, जो वाटर यहाँ पर आया, वो इसके फ्लो करने के बाद जहाँ पे कलेक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेल रेस लेवल. तो ये हमारा टेल रेस है, टेल रेस. तो हमारा ये टेल रेस है जहाँ पर ये पानी कलेक्ट हुआ. तो ये ओवरऑल अरेंजमेंट है किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का. तो देखते हैं क्या हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं और कुछ डिफिनीशन टरबाइन की जो हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले है दैट इज़ हेड रेस लेवल. तो जो स्टोरेज रिजर्वायर का जो लेवल है दैट इज़ हेड रेस लेवल, और जो टेल रेस लेवल का है जो जब टरबाइन पर वर्क होने के बाद जो वाटर जहाँ पे कलेक्ट होता है दैट इज़ नोन एज टेल रेस लेवल. और जो हमारा टरबाइन है, देखिए ये टरबाइन है, ये हेड रेस लेवल और टेल रेस लेवल के बीच में इंस्टॉल रहता है. और एक पाइपिंग सिस्टम, देखिए पाइपलाइन के थ्रू है जो रिजर्वायर, यहाँ रिजर्वायर से पाइपलाइन के थ्रू जो वाटर है वो कहाँ पे आता है, टरबाइन पे. और ये जो पाइपलाइन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक. दिस इज नोन एज पेन स्टॉक. उसके बाद ये पेन स्टॉक से यहाँ पर आया. तो हम देखते हैं कि जो हेड है, हेड मीन्स जो एनर्जी अवेलेबल है हमारे पास वो हमारे पास कितनी थी, और जब रिजर्वायर से वाटर फ्लो किया टरबाइन के तरफ तो जो ये एनर्जी लॉस कितनी हुई, और जो टरबाइन पर हमारे पास एनर्जी पहुंची उसका अमाउंट कितना था. तो देखते हैं ये वाला, ये दिट इज़ ये एच जी से ग्रॉस हेड. ये हमारे पास इनिशियल ग्रॉस हेड था. ग्रॉस हेड क्या होता है,
इट इज़ अ लेवल डिफरेंस ऑफ हेड रेस लेवल एंड टेल रेस लेवल। तो जो हेड रेस लेवल और टेल रेस लेवल का जो डिफरेंस है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस हेड और टोटल हेड। उसके बाद जब ये यहाँ से फ्लो करता है तो लॉसेस होते हैं। लॉसेस कौन कौन से होते हैं? पाइप में फ्रिक्शन लॉस होता है, इसके अलावा एग्जिट लॉस होता है, अप्रोच लॉस होता है। तो अगर हम बर्नौलीज़ इक्वेशन लगाएं, यहाँ पर 1 पे कितनी एनर्जी थी और 2 पे एनर्जी कितनी थी, तो हम देखते हैं जो 2 पर एनर्जी है, 2 पर जो हेड है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू दिस क्रॉस हेड, और उसको हम लोग बोलते हैं नेट हेड अवेलेबल एट द टरबाइन इनलेट। तो हम देखते हैं कितना है नेट हेड अवेलेबल एट द टरबाइन इनलेट। तो अगर हम ये लॉसेस को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉसेस, तो ये जो बचा दैट इज एच नेट। तो ये जो एच नेट है ये है अवेलेबल हेड एट द टरबाइन लेवल। तो जब भी कभी हम हेड की बात करते हैं तो अनलेस और अनटिल स्पेसिफाई ना किया जाए तो हमेशा हम लोग नेट हेड की बात करेंगे, और दिस इज इक्वल टू एच लेते हैं। इन माई नोटेशन इट इज़ एच एंड द ग्रॉस हेड इज़ एच जी। तो कितना हमारे पास अवेलेबल हेड है ये टरबाइन के इनलेट पे, डेट इज एच जी माइनस लॉसेस, यानी एच जी माइनस लॉस दैट इज इक्वल टू हेड। और ये हेड कहाँ पर है हमारे पास? टरबाइन के इनलेट पर, जिसे हम लोग बोल रहे हैं एच नेट। उसके बाद टरबाइन के इनलेट पर पहुंचने के बाद जब वाटर फ्लो करता है टरबाइन में और वर्क प्रोड्यूस होता है, तो कितना पावर, देखिए कितनी पावर होती है, प्रोड्यूस करता है। इट इज थ्योरेटिकल पावर। थ्योरेटिकल पावर यानी आइडियल पावर। आइडियल पावर मीन्स कि कोई भी जब लॉसेस नहीं हो रहे हो टरबाइन में, टरबाइन में कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं? टरबाइन में हाइड्रोलिक लॉस हो सकता है, लीकेज लॉस हो सकता है, डिस फ्रिक्शन लॉस हो सकता है। तो अगर ये लॉसेस ना हो तो जो आइडियल पावर मिलेगी या थ्योरेटिकल पावर, दैट इज़ रो, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर क्यू, ये फ्लो रेट है, और जी एंड दिस इज एच। एच क्या था? जो इनिशियल नेट हेड हमारे पास अवेलेबल था एट द टरबाइन इनलेट। बट एक्चुअल होता क्या है कि ये तो थ्योरेटिकल है, आइडियल है। लॉसेस होते हैं तो जो हमें शाफ्ट पे, जो हमें शैफ्ट पे पावर मिलती है वो कम होती है कंपेयर टू थ्योरेटिकल पावर। और जो इन दोनों का रेशियो होता है पी एक्चुअल कहें या पी शाफ्ट कहें, शाफ्ट पावर, और दिस इज रो क्यू जी एच। दिस इज, इसको हम वाटर पावर भी कह सकते हैं कि वाटर के पास जब वो इनिशियली आया तो उसके पास इतनी पावर थी। तो शाफ्ट पावर और वाटर पावर का जो रेशियो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओवरऑल इफ़िशिएंसी ऑफ टरबाइन। तो ये एक बेसिक्स था कि क्या क्या नेट हेड होते हैं और कौन कैसे पावर डेवलप होती है, उसका क्या इक्वेशन होती है, कैसे हम लोग निकालते हैं। अब आते हैं पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन इज ए इम्पल्स हाइड्रोलिक टरबाइन। तो व्हाट इज़ इम्पल्स हाइड्रोलिक टरबाइन? जब भी हम इम्पल्स टरबाइन की बात करते हैं, इट मीन्स कि जो रोटर है, जो मूविंग पार्ट है टरबाइन का, उसमें प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है जब फ्लूइड फ्लो करता है मूविंग पार्ट पर, तो ऐसे टरबाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स टरबाइन। तो ये पेल्टन टरबाइन ये इम्पल्स टरबाइन है, और इस इट वाज डेवलप्ड बाय an American engineer or scientist, Pelton. That's why it is called Pelton turbine. क्या बोलते हैं इसको? Pelton turbine. और Pelton wheel. Pelton wheel क्यों? कि जो इसका रोटर होता है, देखिए मूविंग पार्ट है, वो एक व्हील की, टिपिकल व्हील की तरह है, इसलिए इसे पेल्टन व्हील भी कहते हैं। तो ये पेल्टन व्हील के पेरीफेरी पर, देखिए परिधि पर नंबर ऑफ बकेट्स अटैच हैं। ये बकेट स्पून शेप बकेट्स हैं, तो स्पून शेप बकेट्स हैं। और ये हमारा नोज़ल लगा हुआ है। नोज़ल कहाँ पे होता है? ये टरबाइन का जो अरेंजमेंट है उसके इनलेट पर नोज़ल होता है।
और ये जो पोर्शन है ये पेन स्टॉक का है, यानी पेन स्टॉक से ये कहाँ पे जाएगा, ये पेन स्टॉक ऊपर से कहीं रिजर्वायर से आ रहा होगा। तो रिजर्वायर से पेन स्टॉक के थ्रू जो वाटर है वो आता है, वो कहाँ पे आता है, इनलेट, टरबाइन के इनलेट पे जहाँ पे नोज़ल लगा होता है। क्या वर्क होता है नोज़ल का, कि जो पेन स्टॉक का ये जो टरबाइन का इनलेट है, यानी नोज़ल का इनलेट है, उसमें प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों थी फ्लूइड के अंदर, वाटर के अंदर। जब वो नोज़ल में आया तो नोज़ल उसकी प्रेशर एनर्जी को पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और हाई वेलोसिटी जेट जो होता है वो नोज़ल से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर नोज़ल में उसका एक्सपेंशन होता है फ्लूइड का, वाटर का, और जो हाई वेलोसिटी जेट है वो बकेट, देखिए बकेट के सेंटर पर स्ट्राइक करता है, यानी फोर्स एक्सर्ट करता है। जब फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये पावर डेवलप, जो रनर है ये रनर पावर डेवलप करता है और हमको आउटपुट मिलता है। तो ये एक बेसिक है कि कैसे ये वर्क करता है, और कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हम देखते हैं, इसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले ये नोज़ल था, इसके अंदर देखिए ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्पीयर, इसको स्पीयर बोलते हैं, ये फ्लो रेगुलेशन के काम आता है। उसके बाद ये हमारी बकेट्स हैं, स्पून से बकेट्स हैं, ये रोटर है हमारा, और ये केसिंग है, दिस इज केसिंग। तो ये कंपोनेंट्स हैं ये टरबाइन के, इम्पल्स पेल्टन टरबाइन के। तो मेन पार्ट्स ऑफ पेल्टन टरबाइन हम देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या होता है। सबसे पहले पेन स्टॉक, ये पेन स्टॉक है, ये कॉन्ड्यूट है, क्लोज कॉन्ड्यूट रहता है, क्लोज पैसेज रहता है, और इससे होकर जो वाटर है वो रिजर्वायर से इससे होकर कहाँ तक आता है, टरबाइन के इनलेट पर, यानी नोज़ल के इनलेट पर। दिस इज़ नोज़ल, ये नोज़ल है, नोज़ल का इनलेट है। यहाँ पर देखिए कि जब नोज़ल पर इनलेट पे आता है तो जो फ्लूइड है, जो वाटर है वो एक्सपेंड करता है अप टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एक्सपेंशन हुआ अप टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे क्या होता है कि जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और हाई वेलोसिटी जो जेट है वो बाहर निकलता है। तो हाई वेलोसिटी जेट जब बाहर निकलेगा, ये हाई वेलोसिटी जेट बाहर निकलेगा, तो किस वेलोसिटी से निकलेगा, मान लीजिए दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2, या यहाँ बना लेती हूँ मैं, दिस इज सेक्शन 1 दिस इज सेक्शन 1 से इनलेट पे सेक्शन 2। तो टरबाइन के इसके नोज़ल के इनलेट पर हमारे पास जो एनर्जी थी, डेट इज़ सम ऑफ प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर 1 पॉइंट है तो इस पे एनर्जी मान लीजिए P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, क्योंकि जो वाटर आया उसके अंदर प्रेशर एनर्जी भी थी और काइनेटिक एनर्जी भी थी। क्योंकि रेफरेंस लाइन हम लोग सेंटर ले रहे हैं यहाँ पर, इसलिए 0 लेके चल रहे हैं। H2 ये 0.1 पर है, 9.2 पर, ये 2.2 पर, यहाँ पर डेट इज़ P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस 0। और P2 अपॉन रो जी ये 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि हम लोग जो प्रेशर है वो अबो एटमॉस्फेयर कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी अबो एटमॉस्फेयर मेज़र कर रहे हैं, और ये जो नोज़ल से बाहर निकलता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, इसलिए इसको हम रेफरेंस लाइन लेकर, रेफरेंस पॉइंट लेकर इसको 0 लिख रहे हैं। और इसकी वैल्यू क्या है, ये P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये इनलेट पर टरबाइन के इनलेट पर हेड है, दैट इज़ नेट हेड और H, इज नेट हेड और H। नाउ V स्क्वायर अपॉन 2G that is equal to H, यानी V इक्वल टू अंडर रूट 2GH। तो ये वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये जेट जो है वो बाहर निकलेगा। हम फ्रिक्शन को, नोज़ल में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। तो जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से जेट बाहर निकलेगा, दैट इज़ V इक्वल टू अंडर रूट 2GH। उसके बाद की स्पीयर अरेंजमेंट है, दिस इज ए स्पीयर अरेंजमेंट। स्पीयर अरेंजमेंट क्या होता है, जो ये नोज़ल होता है, नोज़ल के अंदर ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकता है। मान लीजिए टरबाइन पर लोड बहुत बढ़ गया है और हमें फ्लो रेट कम करना है जेट का, जो बकेट पे स्ट्राइक कर रहा है, तो क्या करेंगे हम कि
फ्लो रेट कम करना है तो हम जो स्पीयर को आगे की तरफ मूव कराएंगे। तो से मान लीजिए ये नोज़ल और ये बना रहे स्पीयर, दिस इज स्पीयर। दिस इज स्पीयर है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकता है। तो जब ये फॉरवर्ड मूव करेगा तो जो अमाउंट जेट का स्ट्राइक कर रहा है जो उस पे बकेट पे, वो कम हो जाएगा और इस तरह ये रेगुलेशन करता है फ्लो का। तो ये कैसे ऑपरेट होता है, तो अगर स्मॉल यूनिट है इन दैट केस ये हैंड से ऑपरेट हो सकता है, और अगर बिगर यूनिट है उस केस में हम लोग गवर्निंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं स्पीयर के मूवमेंट के लिए। तो ये हमारा पेन स्टॉक था, नोज़ल एंड स्पीयर था। उसके बाद रनर विथ बकेट्स, ये दिस इज रनर, ये हमारा रनर है, इसे रोटर बोलते हैं, और मूविंग पार्ट ऑफ टरबाइन, ये मूविंग पार्ट जो नोज़ल था वो स्टेटर है, दैट इज फिक्स्ड पार्ट ऑफ टरबाइन। ये क्या है, रोटर है, दिस इज मूविंग पार्ट ऑफ द टरबाइन। देखिए यहाँ पर ये जेट यहाँ पर आ रहा है, देखिए जेट आ रहा, और जो जेट है वो बकेट पर के सेंटर पर स्ट्राइक करता है, सेंटर पर स्ट्राइक करता है और दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। जो जेट आ रहा था, जेट कहाँ से आ रहा था, जो जेट नोज़ल से निकल रहा था, जब उसका एक्सपेंशन हुआ और जो नोज़ल से जेट आया, तो वो जब यहाँ पर स्ट्राइक करता है बकेट में तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए दिस इज स्प्लिटर, ये सेंटर ऑफ बकेट, यहाँ पे स्ट्राइक करता है, ये इसको रिच भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिच। रिच। तो अगर हम इस बकेट का एक सेक्शनल व्यू लें, इसका सेक्शनल व्यू, तो बकेट कैसे होता है, ये जो ये जेट है सेंटर पे आया, जो जेट है ये वी वेलोसिटी से सेंटर पे आता है और एंड हियर ऐसे चला जाता है। तो जो जेट आया वो सेंटर पे ऐसे स्ट्राइक करता है, दो इक्वल हाफ में ग्लाइड करता है। तो जेट है वो टेंजेंशियली एंटर करता है और टेंजेंशियली एग्जिट करता है। टेंजेंशियली एंट्री मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ जेट है, जो जिस डायरेक्शन में जेट स्ट्राइक कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ जेट है वो टेंजेंट है टू द सर्किल ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द बकेट। अगर हम बकेट के सेंटर से एक सर्किल ड्रॉ करें, इसे हम लोग पिच सर्किल बोलते हैं, तो जो जेट के डायरेक्शन होती है बकेट पे वो इस पिच सर्किल के टेंजेंट होती है। तो टेंजेंशियली एंट्री होती है और टेंजेंशियली एग्जिट करता है यहाँ पर। तो अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम हो और मैक्सिमम पावर एक्सर्ट करे जो जेट है वो बकेट पर, उसके लिए जो डिफ्लेक्शन है ये 180 डिग्री होना चाहिए। मीन्स ऐसे आए और ऐसे वापस चला जाए 180 डिग्री फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और फॉर मैक्सिमम पावर जनरेशन। ये जो यू होता है, ये हमारी बकेट की वेलोसिटी होती है, बकेट की। पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, कि जो जेट है ये जो टकराया, इससे स्ट्राइक किया, जब वापस आया तो जो फॉलोइंग बकेट है, जो आने वाली बकेट है, उसको वो बैक साइड से हिट करता है। बैक साइड से हिट करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा। तो जो ऑप्टिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है दैट इज़ 165 डिग्री, दिस इज़ 165 डिग्री, दिस इज 165 डिग्री। मीन्स फॉर अगर हम ये एंगल 160 डिफ्लेक्शन का 165 डिग्री रखते हैं तो हमें जो मोमेंटम चेंज है वो भी मैक्सिमम मिलेगा और जो फोर्स है वो भी मैक्सिमम, जो जेट है वो भी मैक्सिमम फोर्स लगाएगा बकेट पर और बकेट से हम मैक्सिमम पावर ले सकते हैं। उसके बाद ये टेंजेंस, देखिए टेंजेंशियल एंट्री है और टेंजेंशियली एग्जिट है। टेंजेंशियली एंट्री मतलब जो वेलोसिटी ऑफ जेट है ये मैच करनी चाहिए ब्लेड एंगल एट
जो एंट्री पर है, ऐसे जो वेलोसिटी ऑफ एग्जिट है, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ एग्जिट VR1 है, मान लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू रोटर, तो ये भी मैच करनी चाहिए एग्जिट जो ब्लेड एंगल है। तो एग्जिट ब्लेड एंगल ये भी 165 के। ऐसा क्यों ज़रूरी है? ताकि शॉकलेस एंट्री रहे और शॉकलेस एग्जिट रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो है ये 165 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो। केसिंग, सबसे पहले उसके बाद आते हैं केसिंग। केसिंग क्या होता है? जो केसिंग है इसका कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं है या कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं करता है। तो क्या काम है इसका केसिंग का? तो मेन फंक्शन है केसिंग का कि ये जो एक्सीडेंट है उससे प्रिवेंट करता है, कि जो वाटर जब स्प्लैशिंग, इतनी हाई स्प्लैशिंग होती है तो उसको रोकता है वो, और जो पानी है, जो वाटर है, ये इससे स्ट्राइक करके जो टेललेस लेवल है उसकी तरफ लीड कर जाता है। तो ये काम होता है हमारा केसिंग का। तो हम ये देखते हैं कि पेल्टन टरबाइन जो हाइड्रोलिक टरबाइन है, इसे इम्पल्स हाइड्रोलिक टरबाइन है, एंड व्हाट इज़ कॉल्ड इम्पल्स हाइड्रोलिक टरबाइन। जब भी हम किसी भी इम्पल्स मशीन की बात करते हैं, तो इम्पल्स कोई भी मशीन है तो उसका एक फिक्स्ड पार्ट होता है और एक मूविंग पार्ट होता है। तो इसमें जो नोज़ल है हमारा, नोज़ल हमारा क्या है? वो फिक्स्ड पार्ट है, और मूविंग पार्ट क्या है? रोटर। तो रोटर मूविंग पार्ट है। तो जो भी प्रेशर चेंज है, जो नोज़ल है उसमें सिर्फ एक्सपेंशन होगा, और जो प्रेशर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हमारी काइनेटिक एनर्जी में। और जो हाई वेलोसिटी जेट है, और वो किस पे स्ट्राइक करेगा? सेंटर पे टेंजेंशली स्ट्राइक करता है, और टेंजेंशली बाहर एग्जिट करता है। ये सारा अरेंजमेंट इसलिए होता है कि लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सके। जितना हम लॉसेस को मिनिमाइज़ कर पाएंगे उतना हम ज़्यादा वर्क ले पाएंगे उससे। और जब ये फ्लो जो फ्लूइड है नोज़ल से निकलकर कहाँ पे जाता है? मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, जैसे मूविंग पार्ट ऑफ द टरबाइन, दैट इज़ रोटर। तो जब रोटर पे जाएगा तो क्या होगा? रोटर पे जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज होती है। और जो वेलोसिटी है यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वर्क प्रोड्यूस बाय द बकेट। जो बकेट जितना भी वर्क प्रोड्यूस करता है उसके लिए कौन सी एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ वेलोसिटी। तो ये हमारा एक पेल्टन टरबाइन था, जो इम्पल्स टरबाइन था। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि कौन कौन से इसके हमारे मेन एलिमेंट थे। तो सबसे पहले नोज़ल और स्पीयर अरेंजमेंट था हमारा। नोज़ल से जो हाई वेलोसिटी जेट है वो कहाँ पर जाता है? बकेट पे जाता है, और बकेट के सेंटर पर स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक के बाद वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। आपने देखा है कि बकेट पे नीचे की तरफ एक नॉच होती है। तो क्या पर्पस होता है नॉच का? तो नॉच का पर्पस ये है कि जब एक बकेट प्रॉपर पोजीशन पे हो जाए, मींस अगर हम ये जो डायग्राम था उसका, पेल्टन टरबाइन वाला डायग्राम था, तो इसको देखिए डायग्राम का, ये डायग्राम था कि जो जेट है जब प्रॉपर पोजीशन पे आ जाए, मींस इसकी एक्सिस और बकेट की एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तभी वो स्ट्राइक करे, तभी हम मैक्सिमम पावर जेट के थ्रू दे सकते हैं बकेट को, और उससे बकेट से हम मैक्सिमम वर्क ले सकते हैं। तो दोनों कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो वो जो जेट पहले कहाँ आया? बकेट पे आया, बकेट पे उसने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे उसके बाद क्या हुआ कि वर्क प्रोड्यूस हुआ, रोटर मूवमेंट हुआ, वर्क प्रोड्यूस हुआ, और हमको शाफ्ट के रोटेशन के टर्म पे वर्क मिल जाता है। और जो ये शाफ्ट होता है ये कपल्ड रहता है किससे? जनरेटर से, और जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम देखें इफ़िशियंसी, तो अभी हमने बताया था आपको कि जो ओवरऑल इफ़िशियंसी होती है दैट इज़ द रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर और वाटर पावर। बट इसके अलावा और भी कौन कौन सी इफ़िशियंसी होती है? वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी होती है, हाइड्रोलिक इफ़िशियंसी होती है, और मैकेनिकल इफ़िशियंसी होती है। तो अगर हम वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी की बात करें, तो क्या जो जेट निकल रहा है, जो नोज़ल से जेट निकल रहा है, वो पूरा का पूरा स्ट्राइक कर जाता है बकेट पे? नो, कुछ एक पार्ट जो मिस करता है, जो डायरेक्ट बिना स्ट्राइक किए हुए टेल रेस पर आ जाता है।
तो टेल रेस पे आया, तो जो एक्चुअल अमाउंट है बकेट का, जो एक्चुअल अमाउंट है जो हमारे पास इनिशियली क्यू था, मान लीजिए हमारे पास इनिशियली क्यू था, ये मान लीजिए ये इनिशियली हमारे पास क्यू था, लेकिन जब लीकेज इस क्यू, तो जो टरबाइन पे पहुंचा डेट इज़ क्यू माइनस क्यू। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ये क्या होती है, जो एक्चुअल अमाउंट स्ट्राइक किया और जो इनिशियली हमारे पास क्यू था, इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ऐसे ही हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है कि जब ये Q माइनस क्यू, यानी इनिशियली हमारे पास Q था और हेड H था हमारे पास, जब ये यहाँ पे पहुँचा तो लॉसेस, कौन से लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस हुए टरबाइन में फ्रिक्शन लॉसेस हुए, तो जो हेड बाहर हमको मिलता है वो कुछ मान लीजिए HR है। लॉसेस के कारण क्या होता है, हाइड्रोलिक लॉसेस होते हैं, जो हेड होता है डेट इज़ वो H ना होके कोई अदर वैल्यू होती है डेट इज़ HR। तो जो इन दोनों का रेशियो होता है डेट इज़ NH, इट इज़ इक्वल टू 4/H। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी इफ़िशियंसी होती है, वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी। और ऐसे ही मैकेनिकल इफ़िशियंसी क्या होती है कि जो रनर पे हमको पावर मिल रही है, शाफ्ट जो रनर पे पावर मिल रही है और रनर को जो हम इनलेट दे रहे हैं, जितनी पावर दे रहे हैं, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इफ़िशियंसी। लॉसेस कौन से, मैकेनिकल के लॉसेस कौन से हुए, फ्रिक्शन के कारण लॉसेस हुआ, बेयरिंग में लॉसेस हुआ। तो जो रेशियो होता है हमारा शाफ्ट, उसका जो शाफ्ट पे पावर मिल रही है और जो इनिशियली हम लोग दे रहे हैं, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम लोग कहेंगे मैकेनिकल efficiency. So this is the basic of Pelton turbine. Thank you so much.